हेलो फ्रेंड्स, चंद्रा एकेडमी द गाइड के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो आर्टिकल में मैं चर्चा का विषय लेकर आया हूँ और हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो CGPST मेंस के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जिसके उत्तर देखने में विद्यार्थियों को समस्या है और जिसके उत्तर ज्यादातर गूगल गुरु में भी नहीं मिलते हैं। तो इस सीरीज में हम ऐसे ही प्रश्नों की पर चर्चा करेंगे। आइए आज का जो प्रश्न लेकर के आया हूं, ठीक है, उसको देखते हैं और उस पर चर्चा। दोस्तों, CGPST मेंस 2018 में प्रश्न आया था, छत्तीसगढ़ में सीमांतक कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं? What are the causes of increase in marginal working population in छत्तीसगढ़? दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले एक चीज होना सबसे अति आवश्यक है, वो है प्रश्न की सही समझ। हमें जब तक प्रश्न की सही समझ नहीं होगी, हमें उत्तर लिखने में समस्या होगी। और कभी कभी ये होता है कि हम ऐसे अनुचित चीजों को उत्तर में शामिल कर जाते हैं जो उस प्रश्न में पूछा ही नहीं गया होता है। इसलिए सबसे पहले हमें प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। आपने, ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप आपको उठाना है। चलिए देखते हैं कि ये आया हुआ जो प्रश्न है, ठीक है, इसके और कौन कौन से पहलू हो सकते हैं और इस पर कितने प्रश्न जनरेट हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हम इन प्रश्नों के कई पहलू निकालेंगे एक दूसरे से जुड़े हुए। तो चलिए इसी प्रश्न पर मैं चर्चा करता हूँ आज और देखते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न जब आया था तो इसको समझने में दिक्कत हुई विद्यार्थियों। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे, सीमांतक कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील का मतलब यहाँ पर है कार्य करने वाले। कार्य करने वाले, दैट मीन्स वर्कर। हम कार्य करने वालों को वर्कर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ भी मैं इस टर्म को, इस प्रश्न के उत्तर को डिकोड करूंगा, ठीक। और डिकोड हम शुरुआत करते हैं कि कार्य करने वाले को हम वर्कर कहते हैं और वर्कर से हम शुरू करते हैं। तो वर्कर को अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी है इसका वर्कर और इसको हम कहते हैं कर्मी को। कर्मी, वर्कर इज डिवाइडेड इन मेनली 3 पार्ट। एक होता है मेन वर्कर, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य कर्मी, या इसी को बोलते हैं हम लोग दीर्घकालिक कर्मी, वर्कर। ठीक है, अगर मैं वर्कर बोलूं तो खराब लगेगा और कर्मी बोलूं तो अच्छा लगेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मेन वर्कर। वर्कर का दूसरा जो होता है वो होता है मार्जिनल वर्कर। मार्जिनल वर्कर, अब लगा होगा कि हमारे उत्तर के एक टर्म से वर्कर का दूसरा पार्ट मैच करता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मार्जिनल वर्कर एंड मार्जिनल, ठीक है। तो मार्जिनल वर्कर क्या है? तो ये अगर दीर्घकालिक वर्कर है तो ये हम इसको बोल सकते हैं अल्पकालिक कर्मी। अल्पकालिक कर्मी, अल्पकालिक कर्मी, ठीक है। और हमारा जो इंग्लिश का जो सेंटेंस है मार्जिनल वर्कर, वो कहता है कि यही सीमांतक कार्यशील जनसंख्या है। हाँ, तो इनकी जो कुल संख्या है, अल्पकालिक कर्मियों की कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं सीमांतक कार्यशील जनसंख्या। तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, सीमांतक कार्यशील जनसंख्या। सीमांतक कार्यशील जनसंख्या, यह है हमारा दूसरा पार्ट और यही है CGPST मेंस के 18वां
जो पूछा वो प्रश्न है उसको, तब इस पर चर्चा करेंगे अभी इसके एक्सप्लेनेशन पर। वर्कर का जो तीसरा पार्ट है वो है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्कर। नॉन वर्कर इसको हम लोग बोलते हैं आश्रित कर्मी या आश्रित श्रमिक। ठीक है, तो वर्कर के 3 पार्ट हमें दिख रहे हैं और यहाँ भी आया हुआ है CGPSC मेंस 2000। तो चलिए आइए देखते हैं वर्कर। तो अब तो समझ आ गया होगा कि वर्कर से ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर निकलने वाला है। क्लियर है? ठीक, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है मेन वर्कर, क्या होता है मार्जिनल वर्कर, ठीक है, और नॉन वर्कर। ठीक है, तो इनका जो कुल संख्या है मार्जिनल वर्कर का वही क्या है, मार्जिनल वर्किंग पॉपुलेशन, वही सीमांकन का डिसीजन संख्या है। लेट्स स्टार्ट मेन वर्कर। मेन वर्कर कौन? दोस्तों कोई व्यक्ति रोजगार की इच्छा से किसी कार्य में संलग्न है और उसे 1 साल में 6 महीना 183 दिन या उससे ज्यादा कार्य मिलता है, वो हम मेन वर्कर या दीर्घकालिक कर्मी कहलाते हैं। अर्थात सिंपल सा मैं बात बोलूं, सिंपल शब्दों में, तो 1 साल में अगर कोई व्यक्ति 6 महीना और 183 दिन या उससे ज्यादा कार्य करता है, मतलब वो दीर्घकालिक कर्मी कहलाएगा। ओके, ठीक है। The main worker, those workers who had worked for the major part of the census period, 6 months, 183 days or 6 extra, ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्त, ठीक है, that are referred to a main worker, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद आगे मैं चल रहा हूँ, ठीक, अब सिंपल सी बात है, इन्होंने कितना कार्य किया, तो इनका कार्य है 6 मंथ और 183 डेज से उन्होंने क्या किया, ज्यादा कार्य किया। ओके, अब आते हैं मार्जिनल वर्कर। तो जो आदमी 1 साल में 6 महीने या उससे ज्यादा कार्य करता है वो दीर्घकालिक है। ठीक है, तो अल्पकालिक नेम स्पेसिफाई, अल्पकालिक मतलब उसको उतना काम नहीं मिलता है, मतलब उसको कम काम मिलता है। जहाँ सिंपल सी सेम वही परिभाषा हो जाएगी। और ये कितना कार्य करेंगे, तो वह व्यक्ति जिसको साल में, ठीक है, 1 ईयर में 6 माह 183 दिन से कम कार्य मिलता है वह, ठीक है, अल्पकालिक कर्मी या सीमांतक कार्यशील, ठीक है, कर्मी कहलाते हैं। तो वह व्यक्ति जो रोजगार में लगा हुआ है और उसको 1 साल में 6 महीना 183 दिन से कम कार्य मिले, चाहे 1 दिन भी कम कार्य मिलता है, अगर वह 182 दिन भी कार्य करता है तो वह किसका आएगा, मार्जिनल, ठीक है, वह सीमांतक कार्यशील जनसंख्या कहलाएगा। हम कह सकते हैं जब मार्जिनल वर्कर इज दोज वर्कर हु हैड नॉट वर्कड फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द सेंसस पीरियड लेस देन 6 months or 183 days are termed as a marginal worker। ठीक है, वह व्यक्ति जो 6 महीने से कम काम करता है वह सीधा ठीक है अल्पकालिक कर्मी कहलाता है। अब उसको हो सकता है 15 दिन काम मिले, 2 महीना काम मिले, 3 महीना मिले, ठीक है, या अगर 182 दिन भी काम करता है तो क्या कहलाएगा, अल्पकालिक कर्मी। अब आते हैं हम लोग नॉन वर्कर्स। आश्रित कौन होते हैं, तो ऐसे लोग जिनके कामों को हम वैल्यू नहीं देते, जिनके कामों को हम ठीक प्राथमिकता नहीं देते। ठीक, सिंपल सी बात अगर कहा जाए तो जिनके कार्यों को हम ठीक है आर्थिक प्रक्रिया में शामिल नहीं करते, मतलब वो उत्पादन का हिस्सा नहीं होते हैं, आर्थिक विकास का हिस्सा नहीं होते हैं। कौन लोग होते हैं ऐसे लोग, तो ठीक है, तो आर्थिक प्रक्रिया में शामिल है। हम इसको बोल सकते हैं कि पर्सन हु डिड नॉट वर्क एट ऑल
या who did not participate in any economic activity, those termed as a non-worker. ऐसे लोग non-worker कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ आपको। जिनके कार्यों को हम वैल्यू नहीं देते, जैसे कि स्टूडेंट, ये जो है ठीक है कोई काम नहीं करते, ये आश्रित है अपने माता पिता के ऊपर, यस ना? ठीक। और कौन होते हैं? शिशु, ये भी आश्रित है, इसीलिए आश्रित कहा गया है। ठीक है, शिशु। ठीक है, तो ये हो गया शिशु। और कौन? बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति ये भी आश्रित होते हैं, ये भी कार्य नहीं करते। ठीक है, मतलब ये कार्यों को हम काउंट नहीं करते। और कौन हो जाएगा? घरेलू कार्य, घरेलू कार्य जैसे कि ठीक है खाना बनाना, ठीक है कपड़े धोना, झाड़ू पोछा। ठीक है, हमारे घर में माताएं ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, अगर एक महीने में उनके कार्यों पर एनालिसिस करें तो लाखों का काम करती हैं, लेकिन हम उसको कोई प्राथमिकता नहीं देते। ठीक है, हम आप करके देखिएगा, लेकिन यार वो कितना काम करती है। तो यही चीज है, उनके कार्यों को हम क्या नहीं देते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं, आर्थिक विकास में शामिल नहीं करते। ठीक है, और बताएंगे। ठीक है, भिखारी, बेगर, बेगर भिखारी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट मतलब इसका मतलब होता है वेश्यावृत्ति। ठीक है, अब आप कहेंगे नहीं सर इससे तो पैसा कमाया जा सकता है, तो आप लोग बोल रहे हैं कि आश्रित है, नॉन वर्कर है, तो बेटा मैं ऐसा बोलूंगा आपको, भिखारी भी तो भी पैसा कमाता है, वो तो आप पर आश्रित है, आप भिक्षा देंगे नहीं देंगे, इसलिए आश्रित। सिंपल सी बात कहूं तो नॉन वर्कर्स दे डोंट हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। इसलिए ये सब क्या है? आश्रित श्रमिक है, या इनको नॉन वर्कर बोलते हैं, इनका कोई आर्थिक विकास में भूमिका नहीं है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो पार्ट नहीं है, उत्पादन में हिस्सा नहीं है। और रही बात ये वेश्यावृत्ति की, तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग वेश्यावृत्ति पे को माइनस पॉइंट बताते हैं कि समाज की बुराई है, सामाजिक बुराई है वेश्यावृत्ति, और कुछ कहते हैं जिस समाज में जिस जगह में ये वेश्यावृत्ति है वहां पर ठीक है बलात्कार जैसे मामला थोड़े कम हो जाते हैं। तो एक सिक्के के दो पहलू, तो इस विषय को मैं सामाजिक बुराई वाले टॉपिक पर ठीक है सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करूंगा डिटेल से। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। क्लियर है? ठीक, चलिए फिर से आते हैं। तो एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, वीडियो को देखते रहिए, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहना है, और मैं चाहता हूँ आप इस टॉपिक को पूरा समझें। इस वीडियो में खत्म होने के बाद एक टॉपिक को बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम ईजी है, लग बहुत कर रहा होता है लेकिन एकदम ईजी है, इससे बहुत सारी चीजें आगे निकलने वाली है, आप देखते रहिए, मजा आएगा। और सीजीपीएससी मेंस के विद्यार्थी हैं तो आपको समझ विकसित करना जरूरी है, कॉन्सेप्चुअली पढ़िए चीजों को, रटने में विश्वास मत रखें। क्लियर है? तो आज समझ जाएंगे एकदम इजी टॉपिक। चलिए देखते हैं ये कौन होते हैं, कौन है मुख्य वर्कर और कौन है अल्पकालिक वर्कर। तो दोस्तों ये ऐसे लोग हैं, दोनों का ठीक है, तो ये हो जाते हैं काश्तकार, इसका मतलब होता है कल्टीवेटर्स, मतलब कृषि करने वाले लोग, चाहे कृषक हो या लगान के बदले में किसी की भूमि पर खेती करना। सिंपल सी बात है, मैं कृषक बोलूँ, काश्तकार का खेती करने वाले। और इस खेती में आश्रित कौन जी? ठीक है, खेती हर मजदूर, मतलब खेती हर मजदूर मतलब ठीक है एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है एक खेती पर आश्रित है। ठीक, अगला हो जाएगा औद्योगिक श्रमिक, पारिवारिक औद्योगिक श्रमिक, पारिवारिक औद्योगिक श्रमिक मतलब हाउस होल्डर इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब मेरे घर का दुकान है, मुझे काम तो करना पड़ेगा, मेरे घर की दुकान है, मेरे घर के बिजनेस में
वही होता है औद्योगिक, ठीक है, पारिवारिक औद्योगिक श्रमिक। इसके अलावा और भी आते हैं अदर वर्कर बोलते हैं, अदर वर्कर। तो ये सब क्या है, वर्कर और, ठीक है, मेन वर्कर और नॉन वर्कर में ये सब होगा। क्लियर है? अब एक टर्म को यहाँ पर आप समझिए, टर्म क्या है, ठीक है, ये हमारा, ठीक, तो अब डेफिनेशन को लागू किया तो इस प्रश्न में ये डेफिनेशन, ठीक है, लिखना है आपको। इस बार हो सकता है इसको ज्यादा नंबर में पूछ दे, 1 पॉइंट, ठीक है, हो सकता है इस बार इसको पूछ दे, या हो सकता है एक बार इसको पूछ दे। हर राज्य में, हर देश में इनकी ना कुछ तो संख्या रहेगी, ठीक है, इनकी भी कुछ ना कुछ संख्या रहेगी और इनकी भी कुछ। अब समझने वाली बात ये है, ठीक है, कि अल्पकालिक कर्मी जो है या ये सीमांतर कार्यशील जनसंख्या जो है, ये अगर बढ़ेंगी तो ये समस्या उत्पन्न करती है। मतलब ये हमारे लिए समस्या है, ठीक है। लोगों को काम नहीं मिल रहा है, 6 माह से कम काम मिल रहा है, तो बाकी लोग अपने परिवार को कैसे पालेगा भी, इसलिए हमारे लिए समस्या बनती जाएगा। समझिए हमारे लिए समस्या है। अगर ये ज्यादा होने जाएगा तो अच्छी बात है, लोगों को ज्यादा काम मिलने जाएगा, ठीक है। यही से एक प्रश्न जनरेट होता है, और प्रश्न क्या जनरेट हो रहा है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या जनरेट होगा, ठीक है। इसी को पूछा हुआ, यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन ये क्यों बढ़ रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं, और बढ़ रहे हैं मतलब हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। भाई लोगों के पास रोजगार की कमी होती जा रही है, ठीक है, ये क्यों बढ़ रहे हैं। तो एक चीज मुझे आप लोग बताओ, ऐसा मैंने कहा ये क्यों बढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी, जब ये बढ़ेगा, ये दोनों काम करने वाले ही हैं, तो ये जब, ठीक है, इसमें इनका हिस्सा बढ़ते जाएगा, तो इसका मतलब ये घट रहा है ना, ये घट रहा है। तो अगला क्वेश्चन इस बार ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ये क्वेश्चन इस बार पूछा है कि वृद्धि के कारण क्यों बढ़ रहे हैं बताइए, ठीक है। तो इस बार ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता क्या, ये क्यों घट रहे हैं, इस बार इसको पूछेगा क्या करोगे। तो दोनों का आप एक रिलेशन अगर देख पा रहे होंगे, तो इस दोनों में बिल्कुल भी समानता है। इस दोनों प्रश्नों में देखिए समानता आपको दिख रही होगी, ठीक है। दोनों का रीजन, दोनों का आंसर सेम होगा, क्यों बढ़ रहा है और एक तरह के क्यों घट, दोनों में समानता है, दोनों का उत्तर सेम लिखना है। आई बात समझ में, ये घटना नहीं चाहिए, लेकिन ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, क्लियर है। तो चलिए आइए अब इस क्वेश्चन का हम उत्तर जानते हैं। पिछले बार जो पूछा गया था उसका, हो सकता है इस बार बड़े प्रश्न में पूछ दे। क्यों पूछ दे, क्योंकि इसका रिजल्ट मैं बताने वाला हूँ। क्यों इस बार इस चर्चा के विषय में मैं इसको पहला विषय के रूप में लेकर आया हूँ, ठीक है, इस पर चर्चा। चलिए देखते हैं, चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को लास्ट में एक अच्छा सा नोट्स बनाना है ना। चलिए फिर मिटाऊंगा, चलिए कारण देखिए, इन दोनों का कारण सेम बनेगा। नंबर 1 क्या कारण है, लोगों को 6 महीना रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है, ठीक, यह एक समस्या है हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए पहलू, अब इसके दूसरे पहलू पर मैं विचार कर रहा हूँ कि ये समस्या क्यों पैदा हो रही है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो पहला कारण, ठीक है, पहला कारण क्या है, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ मानसून आधारित कृषि की जा रही है। मानसून आधारित कृषि मतलब 6 महीना कृषि और बाकी दिन बेरोजगार, या आप बोल सकते हो ठेला बैठे रहते हैं, होता है ऐसा, ठीक। मैं छत्तीसगढ़ की कुछ चीजें प्रयोग करूंगा ताकि एकदम सही समझ आपको विकसित हो जाए, क्लियर है बात। तो 6 महीना आप बेरोजगार हो जाते हैं, तो बाकी लोग अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, स्कूल की मांगी किस कैसे करेगा, ये समस्या है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला हमारा कारण है इसका, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या मानसून आधारित
आधारित कृषि, बनाना मानसून आधारित कृषि करते हैं, 6 महीना कृषि करते हैं, उसके बाद कृषक और उस पर आश्रित श्रमिक दोनों बेरोजगार हो जाते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, छत्तीसगढ़ में रोजगार के वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, रोजगार भाई चलो 6 महीने कृषि कार्य खत्म हुआ, दूसरा काम कर देते हैं, छोटा मोटा उद्योग धंधा में काम कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वैकल्पिक साधन हमारे यहाँ रोजगार के लिए गाँव के व्यक्ति को, ठीक है, क्या तो खेती में काम करेगा या फिर भूखे मरेगा, ऐसी स्थितियां हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ निर्माण कार्य उतने तेजी से नहीं चलता कि हर श्रमिक को घर बनाने में काम मिल जाए। समझ में ना, किसी के मन में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा, सर खेत में काम नहीं कर सकते तो घर तो बना सकते हैं, तो कितने श्रमिक काम करेंगे? ठीक है, 100-200, लेकिन संख्या तो हजारों में होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो रोजगार में वैकल्पिक साधन है। तीसरा हम बोल सकते हैं, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था का अभाव है। और हम बोल सकते हैं, ठीक है, स्थानीय उद्योगों का अभाव है, उद्योगों का अभाव है। और स्थानीय उद्योग है भी, वहां स्थानीय मजदूरों, स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। कहाँ दी जाती है बताइए? भाई हमारे राज्य में जितने भी उद्योग हैं वहां दूसरे राज्य के लोग आके काम करते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, ये भी एक समस्या है। अगला और समस्या है, मैं तो यहाँ पर कुशल श्रमिक नहीं है, एक चीज ना, कुशल कृषक भी कुशल नहीं है, दोनों के दोनों, ठीक है, कुशल ही नहीं। ठीक है, ये एक समस्या है। अगर कुशल होते तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ खेती में करते रहते ताकि सबको साल भर रोजगार बना रहता। लेकिन वो कुशल नहीं है, उनको नहीं आता है साल भर खेती कैसे करते हैं, वो फसल चक्रण नहीं जानते। ठीक है, चलिए अगला क्या है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, बढ़ते जनसंख्या दबाव के अनुपात में रोजगार का सृजन न हो पाना, ये भी एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को आप हर जगह देख सकते हैं। भाई खाद्यान्न समस्या का भी यही कारण है, रोजगार की कमी का भी यही कारण है, बढ़ता जनसंख्या। और इसके अनुपात में उतना रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ी कारण। और एक चीज मैं बता दूंगा, लिखना है इसको, आपको लिखना है ना, ठीक है। कृषि में मशीनीकरण के बढ़ते प्रभाव से रोजगार घट गए हैं, इसलिए आगे से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये दो जेन्युइन रीजन, दो सबसे बड़े प्रमुख कारण। ठीक है, अगर आप रोजगार की समस्या पर भी बात कर रहे हो तो ये दो चीज आपको बताना, ठीक है। बढ़ता मशीनीकरण के प्रभाव से, ठीक है, रोजगार कम हुआ, और दूसरा जनसंख्या दबाव के अनुपात में कम रोजगार का सृजन होना। ठीक है, ये आपको 6 और 7 नंबर में आपको बताना, ठीक है। एक जनसंख्या का बढ़ता दबाव और दूसरा मैंने कहा, ठीक है, मशीनीकरण, मैकेनाइजेशन। हाँ, ठीक है, ये सब आप बताना। ठीक, तो ये तो हो गया। अब एक चीज बताइए, जब व्यक्ति 6 महीने कार्य नहीं कर पा रहा है, जब व्यक्ति के पास 6 महीना, ठीक है, उसको कार्य नहीं मिल पा रहा है, इतनी सारी समस्या है, तो अपने परिवार का लालन पालन पोषण कैसे करेगा? क्या वो भूखे मर जाएगा? अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि माता पिता है अपने, ठीक है, बच्चों के लिए करते हैं। वो भले ही दूसरे राज्य में कमाने चल देते हैं, अपने बच्चों को ना छोड़कर बेसिक कोचिंग करवाते हैं। ये बात मैं जानता हूँ उसका, क्योंकि मेरे से कई पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर हम कमा के देता पढ़ा, ठीक है, वो अलग बात है, उसका बच्चा उसको समझता है, ठीक है। तो यही पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा अगर उसको, ठीक है, नहीं मिल पाया काम, तो बेचारा पलायन करेगा। पलायन क्या करेगा? वो पलायन करेगा। ठीक, तो मैं पढ़ जा रहा था, पढ़ा जा रहा था आपको, सीमांतक कार्यशील जनसंख्या पढ़ा रहा हूँ, मार्जिनल, और मैं मार्जिनल से मैं
यही समस्या है। और आज कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी थी तो पलायन की समस्या है। हजारों लाखों मजदूर पलायन के लिए, ठीक है, अपने राज्यों से दूसरे राज्य जाते हैं पलायन करने, और अब कोरोना काल में अपने घर को वापस आ रहे थे। ये चुनौती उनको घर तक पहुंचाने की। भाई आदमी क्या करेगा, उसको काम नहीं मिलेगा गाँव में, तो पलायन तो करेंगे ना, उनकी मजबूरी है ना, कि हमारी ये समस्या है कि हम उनको काम दें तो पलायन नहीं करेंगे, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, रीजन बिहाइंड। ठीक है, तो अगर पलायन प्रश्न पूछ रहा है इस बार, मजदूरों की समस्या पूछ रहा है, ठीक है, मेंस के निबंध में, तब भी आपको ये रीजन बताने पड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसके कारण बढ़ रहा है, इसलिए लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं मानता हूँ अगर सीजीपीएससी मेंस के विद्यार्थी हैं तो आपको तथ्यों, ठीक है, आपको तथ्यात्मक ज्ञान भी रखना जरूरी है। किसी भी कारण, किसी भी घटना के पीछे क्या कारण है, अचानक पलायन पर बात करना शुरू कर देना इसलिए क्यों पलायन हो रहा है, इस पर भी हमको जानकारी होनी चाहिए। इस बार मैं मानता हूँ सीजीपीएससी मेंस का ये भी बड़ा टॉपिक है, ये भी बड़ा टॉपिक है, इसके पीछे के रीजंस बड़ा टॉपिक है, ये बढ़ रहा है इसलिए पलायन हो रहा है, यहाँ से भी तो इसका संबंध जुड़ गया ना सीधा, ठीक है, पलायन की समस्या के पीछे ये भी कारण है। क्लियर है? तो इस पर में क्या पूछ सकता है, इसका समाधान पूछ सकता है, बोलेगा इसके समाधान क्या है बताओ, ताकि पलायन रुके, ये बढ़े मत, आई बस समझ। तो ये प्रश्न आएगा इस बार कि ठीक है, कैसे इसकी संख्या को कम किया जा सकता है। क्लियर है? तो आगे में तीसरे पहलू पर इस प्रश्न है, क्लियर ना? ठीक, पहला पहलू था ये है क्या, दूसरा पहलू था इसके बढ़ने के लिए सब कारण, ठीक, और यही एक निकला ये पलायन की समस्या। ठीक है, तो अच्छा एक चीज याद रखना, पलायन की समस्या किसी भी विषय पर पूछा जा रहा है, मजदूरों की समस्या किसी भी, ठीक है, निबंध में पूछा गया या इकोनॉमी वाले पार्ट में पूछा गया, ठीक है, तो आप जरूर बताना छैया भुइयां फिल्म होगी, छैया भुइयां लक्ष्मण जवैया तय फिरावे कहाँ है, पंछी उड़ते आकाश, धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ। मतलब चिड़िया अपने घोंसला में जब तक नहीं आएगी तब तक उसको दाना पानी नहीं मिलेगा, मतलब उसका जीवन संभव नहीं। उसी प्रकार, ठीक है, चाहे व्यक्ति, चाहे मजदूर, श्रमिक, चाहे कहीं भी कार्य के लिए गए हों, उनको अपने वास्तविक घरों को अभी संकट में लौटना पड़ रहा है। बता देना, अब प्रस्तावना में लिखना इस बात को या निष्कर्ष में लिखना, और कह देना यह पंक्ति वर्तमान परिदृश्य को चरितार्थ कर रही है। खुश हो जाएगा, चेक करना, ठीक है, और इस कारण तो पीछे नहीं होंगे, और आपका याद रखना, ठीक है, तथ्यात्मक आंसर भी हम लिखे तो ज्यादा बढ़िया है ना, ज्यादा टेक्नोलॉजी ना हो। चलिए आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब हम इसका समाधान लिखेंगे जो इस बार पेपर में आने वाला है। ठीक, चलिए तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। चलिए ओके, अब देखते हैं एक प्रश्न बनता है, ठीक है, एक प्रश्न मैं चर्चा कर रहा हूं, समाधान। अभी जो हमने समस्या जो उत्पन्न हो उसका समाधान क्या है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। एक चीज, दूसरा चीज ये हो सकता है, ऐसा नहीं पूछ सकता क्या इसको और इसको, मतलब भाई ये तो समस्या है ही हमारे लिए, और देखो ठेला लोग हैं पूरे, मान के चलो, तो ये तो और बहुत समस्या है, इकोनॉमी में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, तो ऐसा प्रश्न जो पूछ सकता है, ठीक है, इन लोगों को, ठीक है, इसमें कैसे बदला जाए बताइए। भाई बिल्कुल प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछेगा, सीमांत श्रमिक और गैर श्रमिक, ठीक है, या आश्रित श्रमिक को मुख्य कर्मी में कैसे बदला जा सकता है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, इसका हम लोग तो इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको ठीक चेंज करें, दिस इनटू दिस। तो चलिए चेंज पर बात करते हैं, और यही समाधान होगा, इस बात को आप याद रखें, मतलब हम लिख रहे हैं समाधान। क्लियर है बात? तो सबसे पहला समाधान, ठीक, वर्ष भर कृषि हो, वर्ष भर क्या हो,
लिए क्या हो, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाइए आप कृषकों को, इसके लिए क्या हो, ठीक है, सरल ऋण उपलब्ध कराइए, ठीक है, और क्या करें, ठीक है, कृषक एवं श्रमिक का कौशल विकास करें, कौशल विकास करें इनका, ठीक है, और क्या करें, ठीक है, इनको कौशल विकास कर इनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, स्वरोजगार के लिए इनको क्या करें, हम प्रेरित करें। भाई स्वरोजगार के लिए प्रेरित होगा वो खुद से काम करना शुरू कर देगा। और क्या करें हम, ठीक है, तो और हम कर सकते हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें, लघु एवं, ठीक है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें, हैंडलूम इंडस्ट्रीज को हम, ठीक है, पुष्टक करें, उससे ये समस्या रुक सकती है। और क्या करें, ठीक है, श्रमिकों की जो इस क्षेत्र में जो श्रमिक है उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। और क्या करें हम, तो एक चीज और, स्थानीय उद्योगों में, ठीक है, स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसा कि मैंने समस्या में भी इसको बताया था कि मजदूरों को भूमिका नहीं देते हैं, भैया हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी उद्योगों में बाहर से आकर लोग काम, तो आप कहिए कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो भूपेश बघेल सरकार ने लॉन्च किया है उसमें क्लॉज है, एक उसमें प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्योगों में 100% स्थानीय कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रावधान को कागज से उतार कर जमीन पर लागू करें और छत्तीसगढ़ के जो ये बढ़ रहे हैं उनकी संख्या घटाएं, पलायन को रोकें, ऐसा आपको कहना है। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो चीजें लिखी हुई है उसको भी आप इसमें बता सकते हो, इसको आपको बताना है। तो हो गया, ठीक है, तो इनको रोकने का, पलायन रोकने का कारण, ठीक है, हम ऐसा दे सकते हैं, ठीक है, साल भर कृषि करें, ठीक है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दें, उनको कौशल विकास से जोड़कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, स्थानीय मजदूरों को स्थानीय उद्योगों में काम के लिए लगाएं, ठीक, इस प्रकार से हम, ठीक है, इन दोनों को दिस एंड दिस हम इसको इनमें बदल सकते हैं या इनको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, पलायन की समस्या को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये चीजें हमने समाधान पर चर्चा कर दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखिए आप, ठीक, इसके और कई पहलू हैं जिस पर हमको अभी चर्चा करना है। कई पहलू का मतलब ये है, एक चीज, अच्छा, अब इसके बेनिफिट, मैं इसके लाभ हानि पर चर्चा कर देता हूं, लाभ और हानि। एक चीज बताइए, ये जब बढ़ेगा छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में जब बढ़ेगा इसके कौन कौन से हमको दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या होगा, पलायन होगा, एक चीज, और क्या होगा, अरे ये कम काम करते हैं जी, ठीक है, इनको साल में 2 महीना 1 महीना 15 दिन काम मिलता है, ठीक है, बाकी लोग फिलहाल बैठे रहते हैं और फिलहाल लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। अब सोचिए अगर एक घर में 10 लोग, हम 6 लोग फिलहाल बैठे हैं, वो घर का विकास कभी होगा नहीं हो पाएगा, वो घर पीछे हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी घर की आर्थिक वृद्धि रुक जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्य की आर्थिक प्रगति, ठीक है, बाधित होगी, ठीक है, और क्या होगा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय राज्य का घट जाएगा, प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, राज्य का घट जाएगा, ठीक है, राज्य में क्या बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक, तो ये सब इसके क्या है, समाधान है, ठीक है। तो इसके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, दीर्घकालिक संख्या ये अगर ज्यादा होगा, ये अगर ये बढ़ेगा, ठीक है, अगर ये बढ़ेगा या इसका संख्या ज्यादा है तो इसके पॉजिटिव प्लस पॉइंट, ठीक है, ये तो भाई अगर इसको हम बढ़ाने में कामयाब हो गए, सेम वहां
बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और होगा, जीवन ठीक है का जो सुगमता है वो यहाँ पर कम होगी इसके कारण से, तो वहाँ पर जीवन की सुगमता बढ़ जाएगी, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी ठीक है दर कम हो जाएगी और ठीक है रोजगार ज्यादा लोगों को मिलेगा। ऐसे सारी चीजों पर आप चर्चा कर सकते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। खैर ये तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं ठीक है जिसको आप ऐसे ही याद करके रख सकते हैं। क्लियर है बात? जी चलिए मेंशन करिए इसको भी, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक, अब कुछ मैं तथ्यात्मक ज्ञान की ओर चलूंगा और तथ्यात्मक ज्ञान ये है, अब देखिए अब समझते जाइए चीज़। अगर सिर्फ इसी को पूछा या इसी को पूछा या इसी को पूछा और बोला कि छत्तीसगढ़ में इसकी स्थिति क्या है बताइए, तो फिर से मैं बोलना चाहूंगा, मैंने कहा प्रश्न की समझ होनी चाहिए। और अगर ये देखिए सामाजिक मुद्दा नहीं है ना, अगर अर्थव्यवस्था वाले देखिए सबसे पहली बात तो ये जो टॉपिक है ये अर्थव्यवस्था का टॉपिक मान सकते हैं या जनसंख्या का टॉपिक मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको डाटा देना पड़ेगा। स्थिति का मतलब क्या है, कितने लोग हैं, वही की स्थिति है, इसकी एक जनसंख्या है पार्टिकुलर छत्तीसगढ़ में। भाई छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या का कुछ ना कुछ लोग ये होंगे, कुछ ना कुछ ये होंगे, कुछ ना कुछ वो होंगे, ये तो बटा होगा। तो स्थिति अगर पूछा ठीक है छत्तीसगढ़ को बताना पड़ेगा भैया छत्तीसगढ़ की जनसंख्या इतनी है और इतने लोग मार्जिनल वर्कर हैं, इतने लोग मेन वर्कर हैं और बाकी लोग कुछ लोग फिलहाल हैं जो पीएससी कोचिंग करते हैं स्टूडेंट लोग, ऐसा तो बोल सकते हैं है ना। चलिए आगे की बात मैं करता हूँ। ठीक है, अगर प्रश्न आया स्थिति बताने के लिए बोला तो आपको बताना पड़ेगा कि इनकी संख्या कितनी है और ये कहाँ कहाँ ये कितने हैं। अच्छा इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो आप क्या कहेंगे, इसको ये भी कमाने वाले ये भी कमाने वाले कर्मी है, तो इसी को हम बोलते हैं कुल कर्मी। क्या बोलते हैं इसको हम, कुल कर्मी। कुल कर्मी मीन्स टोटल वर्कर। और छत्तीसगढ़ में कुल कर्मी है कुल जनसंख्या का 1.21 करोड़। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 47.7% हिस्सा कवर करता है, बताना पड़ेगा। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा ठीक है सबसे अधिक ये कहाँ है, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक ये है ठीक है कोरबा में, और ये सबसे कम कहाँ है, तो ये सबसे कम है रायपुर। एक ये होगा ज्यादा क्लियर। अगर अलग से इसको ही पूछता है इसके बारे में बताइए तो इसके बारे में बताना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में की जनसंख्या है कुल जनसंख्या के 67.7% है और ये सर्वाधिक ठीक है सर्वाधिक ये है सर्वाधिक इनकी संख्या है कवर्धा में और इनकी सबसे कम जनसंख्या है ठीक है वो है रायपुर। फिर उसी प्रकार से इसके बारे में मुझे छत्तीसगढ़ में इसकी स्थिति बताइए तो आपको स्थिति बताना पड़ेगा और कहना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में इनकी जो संख्या है वो है 32.2% है छत्तीसगढ़ में, और इसमें सबसे अधिक संख्या कहाँ है, तो इनकी अधिक संख्या है रायगढ़ में। देखिए कुछ समझ आया, रायगढ़ की मैंने बात किया ठीक है रायगढ़, और ठीक कम संख्या है रायपुर में। अगर रायगढ़ में जिला है चाहे तो पूरे रायगढ़ जिले में एक व्यक्ति को नौकरी दे सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा की संख्या कहाँ है रायगढ़ में। मैंने कहा ना अभी कि स्थानीय श्रमिकों को स्थानीय रोजगार में स्थानीय उद्योगों में ठीक है प्राथमिकता नहीं दी जाती, इस बात का एक प्रूफ है। तो आपको ये बताना पड़ेगा पूरा। तो ये हो गया हमारा ठीक है डाटा। अगर जब अगर डाटा मांग रहा है ठीक है प्रश्न पूछने वाला तो डाटा देना पड़ेगा, तब वहां पर टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। अब स्थिति पूछना तो आपको बताना पड़ेगी ये स्थिति। और दूसरा चीज आप एक यहाँ पर मैप ड्रॉ करिए और बताइए ठीक है, आप मैप से बताइए ये छत्तीसगढ़ है हमारा, तो ये जो मध्य छत्तीसगढ़ है ठीक है ये मध्य छत्तीसगढ़ ठीक है ये मध्य छत्तीसगढ़, यहाँ लोग ज्यादा हैं और कहीं काम ज्यादा करते हैं ठीक है। तो ये मध्य छत्तीसगढ़ में ठीक है इनकी संख्या भी मध्य छत्तीसगढ़ में ज्यादा है और इसकी संख्या भी मध्य छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। आइए समझ में ठीक है भाई यदि ज्यादा लोग बसते हैं तो इनकी संख्या मध्य छत्तीसगढ़ में ज्यादा होगी। क्लियर है ठीक है। तो ये मैप क्या
की संख्या मध्य छत्तीसगढ़ में। और मुझे लगता है कि मैप बनाना आपको चाहिए, मैप बना करके आप ठीक है बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो एग्जाम, ठीक है। जांचने वाला को आप मैप के थ्रू समझाने में कामयाब हो गए, ठीक है, तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर उम्मीद से बेहतर होगा, इस बात को आप नोट करें। थ्रू द मैप, चलिए आगे चलिए, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है पॉलिटिकल, तो कुलकर्णी, मुख्य कर्मी और अल्पकालिक कर्मियों का हमने यहाँ पर चर्चा किया। अब एक टर्म निकल करके आता है, ठीक, इसको मैं बता रहा हूँ किसे, ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न के रूप में, वो होता है कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन क्या होता है? वर्किंग पॉपुलेशन, तो देखिए एक चीज वर्किंग पॉपुलेशन इसी चीज से संबंधित है, इन तीनों परिभाषा से ही निकलेगा वर्किंग कार्यशील जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या मतलब जी काम करने वाले लोग, तो काम करने वाले लोग कौन है? यहाँ पर कौन कौन लोग जो काम करने वाले नहीं थे, तो यहाँ पर कौन कौन थे जो काम करने वाले थे? शिशु, मतलब 15 साल से नीचे, और बूढ़े व्यक्ति, तो बूढ़े कौन? जिनको 65 साल से ऊपर ज्यादा हो गए, तो इनको छोड़ दीजिए, शिशु से नीचे वाले और बूढ़े से ऊपर वाले, तो बीच के जितने भी लोग होंगे, ठीक है, मतलब जिनकी उम्र, ठीक है, 15 से 65 वर्ष की है, जो काम करने के इच्छुक है, काम कर रहे हैं, उन्हें ही हम कार्यशील जनसंख्या कहेंगे, ठीक है। यह अर्थ आर्थिक दृष्टि से, ठीक है, आपको ऐसी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, क्लियर है बात, ठीक है। और ये आपका जो है एक टॉपिक है, और ये सीजीपीएससी 3 के ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है ये प्रश्न, व्यापक में भी पूछा गया है, ठीक है, कि कार्यशील जनसंख्या छत्तीसगढ़ में कितने हैं? तो हो सकता है मेंस में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बता देना इस उम्र के बीच के व्यक्ति जो कार्य करने में सक्षम है, कार्य करने में इच्छुक है या कार्य कर रहे हैं, कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। छत्तीसगढ़ में इनकी कुल संख्या है, छत्तीसगढ़ में 47.7%। अभी तो पढ़ लीजिएगा 47, इनकी कुल संख्या, कुल कर्मी कितनी थी? कुल कर्मी छत्तीसगढ़ में 47.7% भी था ना, तो ये काम करने वाले हैं, इसको छोड़ दीजिए ना, तो ये भी उतना ही है, बस परिभाषा अलग हो गया, ठीक है, यहाँ पर परिभाषा चेंज हो गया, लेकिन जनसंख्या इतनी ही है। ऐसे समझो, वहाँ पर आश्रित लोगों को, गैर श्रमिक लोगों को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया, ठीक है, गैर श्रमिक है ना, इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? गैर श्रमिक। पूछा गया है इसमें, ठीक है, गैर श्रमिक, ये हम क्या करते हैं? बोलते हैं, ठीक। तो इनकी संख्या कितनी है? अगला इसी से एक टर्म, अच्छा दूसरा चीज, एक चीज बताइए मुझे, छत्तीसगढ़ में अगर इतने लोग, ठीक है, इतने लोग कार्यशील हैं, काम करते हैं, मतलब बाकी बच गए वो क्या है? वो लोग ठेला है, बेरोजगार है, कुछ नहीं करते, है ना, ठीक। तो जो बाकी जनसंख्या होगी उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? गैर कार्यशील जनसंख्या बोल सकता हूँ क्या? और गैर कार्यशील जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसको छोड़ करके कितना है छत्तीसगढ़ में? 52.3% छत्तीसगढ़ में गैर कार्यशील जनसंख्या है। ये आता है, हो सकता है अभी आने वाले एग्जाम में फिर से पीएससी में ऑब्जेक्टिव में पूछे, किसी एग्जाम में व्यापक में पूछे, एससीएम में पूछे, ऐसा भी हो सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये भी पूछ सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक। चलिए एक टर्म और आता है इसके बाद, और वो टर्म का नाम है, अच्छा, कार्यशील जनसंख्या, ठीक, के बाद आता है, ठीक है, कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता क्या होता है? कार्य सहभागिता ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, याद रखना, या ऑब्जेक्टिव वाले किसी भी परीक्षा में ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। इसको बोलते हैं WPI
वर्ल्ड का पार्टिसिपेशन रेट, और छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड का पार्टिसिपेशन रेट कितना होगा, आप लोग सोच के बताइए कितना होगा वर्ल्ड का पार्टिसिपेशन रेट। तो वर्ल्ड का पार्टिसिपेशन रेट जी, जो काम करने लायक है वही तो वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करेंगे ना, मतलब इनका भी संख्या छत्तीसगढ़ में कितना है, सीजी में इनका भी संख्या 47.7% भी है। तो एक डाटा सेम, दो डाटा सेम, तीन डाटा सेम, क्लियर था? आप चार्ट बना कर इसको बता सकते हो, और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के क्वेश्चंस आइए समझ में, और इसकी परिभाषा हो जाएगी कार्य सामान्य दर। अब ये सेम है, जब उसी संख्या को पूछ रहा है लेकिन अलग तरीके से पूछ रहा है। देखिए कार्य सामान्य दर का मतलब होता है किसी राज्य की कुल जनसंख्या में कुल कर्मियों के अनुपात, कर्मी मतलब काम करने वाले के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कार्य सामान्य दर कहते हैं। और कितना छत्तीसगढ़ में 47.7% और ये 47%। अगर एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ये बनना चाहिए ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में, ठीक है? तीनों में से कुछ डाटा तीनों का सेम है, और ये दोनों नंबर का प्रश्न बन सकता है आपके मेंस एग्जाम में याद रखना, ठीक है? अब इनकी स्थिति का बात किया जाएगा, कार्य सामान्य दर और कार्यशील जनसंख्या, ठीक है? तो इनकी स्थिति भी अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो आप थ्रू द मैप बना सकते हो, ठीक है, और बता सकते हो इनकी स्थिति के बारे में, ठीक है? छत्तीसगढ़ का सुंदर सा मैप बनना चाहिए आपका, ठीक है? और बताइए, ठीक है, इनकी जो जनसंख्या है ये भी मध्य छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। कार्यशील जनसंख्या की संख्या कहाँ है, मध्य छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, एक चीज। दूसरा चीज, ज्यादा है कार्यशील जनसंख्या, इसीलिए तो यहाँ से, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, और यहीं पर कृषि भी ज्यादा होती है, और यही लोग ज्यादा रोजगार होते हैं, ज्यादा जनसंख्या बसती है, इसलिए यहाँ से, ठीक है, ज्यादा जनसंख्या क्या होते हैं, ठीक है, अल्पकालिक कर्मी भी यही ज्यादा है, और इसी मध्य छत्तीसगढ़ से पलायन की समस्या सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए आप देखते हैं कोरोना काल में मध्य छत्तीसगढ़ पूरा कोरोना का हॉटस्पॉट बना, और हमारा उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ एज कंपेयर टू, ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ सेफ है, पूरी वहां कोरोना के वहां नहीं इन्फेक्टेड केस बाहर से नहीं आए, ठीक है? तो ये आप बता सकते हो, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें बतानी है, तथ्यात्मक चीजें बताइए ताकि उसको भी मजा आ जाए, ठीक है? हाँ, इसमें सही चीज बताया है। तो देखिए मध्य छत्तीसगढ़ ज्यादा पढ़ा है उन्होंने और ज्यादा वापस आए, इसलिए कोरोना का केस ज्यादा बसा, ये लोग सुरक्षित है। और पलायन की समस्या पर अगर पूछ दिया प्रश्न तो याद रखना, ठीक है, ये जो है ये दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोग पलायन करते हैं, ये भी पलायन करते हैं, तो ये लोग छत्तीसगढ़ में ही पलायन करते हैं, ये लोग दक्षिण वाले मध्य आते हैं, और ये वाले ऊपर वाले मध्य आते हैं, और मध्य वाले बाहर भागते हैं, ठीक है? और एक मजेदार चीज है, दूसरे राज्य के लोग यूपी, बिहार, ठीक है, झारखंड के लोग, ठीक है, ये भी पलायन करके कहाँ आते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं, ठीक है? मतलब किसी को अपने घर की सब्जी दाल भात अच्छा नहीं लगता, हमेशा पड़ोसी के घर में झांकते रहते हैं, यही है मान के चलो पलायन की समस्या, ठीक है? तो इस प्रकार से नक्शे से आपको समझाना है, ज्यादा से ज्यादा मैप बनाना है, तथ्यात्मक चीजें लिखनी है, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। अब मैं चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है इस पॉइंट को आप एक बार, ठीक है, स्मरण करेंगे तो पूरा चीज आपके सामने, ठीक है, मैप के रूप में दिखने लगेगी। तो यहाँ पर, ठीक है, सब चीज कॉन्सेप्चुअल था और सब चीज को आसानी से समझा जा सकता है, जो कि उत्तर लेखन में आपका बहुत ही मदद करेगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही अगले चर्चित प्रश्न पर मैं आऊंगा, आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि मैं और ऐसा कौन सा प्रश्न के उत्तर लेखन में आपका सहयोग कर सकता हूँ, मैं जरूर उस पर विचार करूंगा और अगला वीडियो आऊंगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो अन्यथा जाने